मेरे अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज गेस्ट स्पीकर के रूप में हमारे बीच OP रावत साहब आए हैं। मैं अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से और अपनी ओर से सर आपका यहाँ बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। 1976 में आपने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आप सेलेक्ट हुए और 1977 में आप सेलेक्ट हुए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए। इससे पहले आपने MSc फिजिक्स BHU से किया था, बाद में MSc इकोनॉमिक्स आपने UK से किया, इंग्लैंड से किया, और जब आप IAS सर्विस में आ गए तो अलग अलग पदों पर आपने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पद होते हैं, और खासकर मध्य प्रदेश में जो इंदौर है वो सबसे बड़ा शहर है, वहाँ कलेक्टर होना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। वहाँ के आप कलेक्टर रहे, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे गौड़ साहब, उनके आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि डिफेंस में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में आपको जितने ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बहुत अपराइट, बहुत ऑनेस्ट और बहुत ही पीपल ओरिएंटेड ऑफिसर, और जब डिफेंस मिनिस्ट्री में इन्होंने स्टैंड लिया तो इनके ऊपर प्राण घातक हमला तक हुआ था। इसके बाद फिर भारत सरकार में जो हैवी इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के सेक्रेटरी रहे। मैं ये बात थोड़ी सी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उन चीजों को समझ सकें। किसी भी IAS ऑफिसर का जो सर्वोत्तम पद होता है, जो सपना देखता है कि वो बने, वो सेक्रेटरी है। कैबिनेट सेक्रेटरी तो कोई कोई हो पाते हैं और उसके दूसरे बहुत कारण होते हैं। और अगर आप हैवी इंडस्ट्री के सेक्रेटरी बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि सरकार का कितना बड़ा भरोसा आपके ऊपर है। उसके बाद फिर मुश्किल से रिटायरमेंट के 2-3 दिन के बाद ही आप इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए, और फिर बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद से आप रिटायर हुए, जो मुझे लगता है कि अगर संवैधानिक दृष्टि से देखें तो कहीं कैबिनेट सेक्रेटरी से बहुत ऊंचा पद है। ये मेरा सौभाग्य है कि 1990 से सर का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, और मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहूँगा कि भले ही मुझे इनके साथ काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन इनके जो आदर्श रहे वो निश्चित रूप से मेरा नेतृत्व करते रहे हैं। तो सर इसके लिए मैं बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो सर मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे अनुरोध को कि आप यहाँ आए और हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, उनको कुछ बातें बताएं। मुझे विश्वास नहीं था कि आप इतने सहज भाव से मेरे इसको स्वीकार कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आपका व्यक्तित्व इस तरह का नहीं है, लेकिन आपकी जो दूसरी व्यस्तताएं हैं उन सबको देखते हुए तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने केवल एक बार कहने से मेरे इस अनुरोध को स्वीकार किया, और उसके फलस्वरूप आपसे मिलने का अवसर मिला, और आज हमारे स्टूडेंट आपको सुन सकेंगे। और डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट के लिए इस तरह के व्यक्तित्व को देखना और इस तरह के व्यक्तित्व को सुनना एक बहुत बड़ी बात है, और मैं जो बात कह रहा हूं उसके पीछे जो भावना छिपी है उसे आपसे बेहतर दूसरा और कोई नहीं समझ सकता। जब हम हो जाते हैं तो डेफिनेटली लगता है कि कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर हम रूरल बैकग्राउंड के छोटी जगह से हैं तो उस समय लगता है कि सच में जो इस तरह के व्यक्तित्व होते होंगे वो किस तरह के लोग होते होंगे। और मुझे लगता है कि आपकी आज की यहाँ उपस्थिति उन्हें जीवन के और ब्यूरोक्रेसी के एक बहुत बड़ी यथार्थ से परिचित करा सकेगी। इसीलिए मैं एकेडमी के लिए और व्यक्तिगत रूप से इस अपने स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण मानता हूं, और अगर मैं कहूं कि हो सकता है कि हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण भी हो तो शायद बहुत गलत नहीं होगा। मुझे सच में कभी कभी लगता है कि अगर हिंदुस्तान को बदलना है, हालांकि कहा यही जाता है कि उसे राजनीतिक नेतृत्व ही बदलता है, लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं बदलाव ब्यूरोक्रेसी के नेतृत्व से भी हो सकता है तो उसके लिए फिर आप जैसे ही ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत होगी। अंग्रेजों ने अपने देश में भी
सबको वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे, महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे वहाँ, वो मिले 1928 में। गरीब लोगों को कभी नहीं रहे, इनकम टैक्स पे ही को ही वोटिंग राइट थे, और वही उन्होंने हिंदुस्तान में भी किया। तो उस समय की पॉपुलेशन थी करीब 30 करोड़ और वोटर थे कुल 4 करोड़ 1935 के अधिनियम के तहत। और जब आज़ाद हिंदुस्तान ने तय किया कि नहीं, हमारे यहाँ सबको वोटिंग राइट होगा, जो 21 साल से ऊपर होगा उस सबको, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो भिखारी हो, कोई भी हो, सबको बराबर का वोटिंग राइट होगा, यूनिवर्सल सफरेज। तो अंग्रेज़ों ने जाते जाते कहा कि अपने देश को बर्बाद करोगे तुम लोग, कुछ नहीं होगा, डूब जाओगे और बहुत जल्दी डूबोगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, सबसे पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, उस समय कम्युनिकेशन का मीन्स जो था, या तो एक ऐसी टेलीफोन लाइन होती थी जिसमें डायलिंग नहीं होती थी, आप फ़ोन उठाओ, एक्सचेंज का वेट करो, वहाँ से जब कोई बोले कि नंबर प्लीज़, तो नंबर बताओ आप, तब वो लगाएगा आपको, उसके बाद टेलीफोन लाइन काम करेगी। दूसरी कम्युनिकेशन की व्यवस्था थी चिट्ठी पत्री, आप चिट्ठी लिखिए, डालिए, फिर डाकिया उठा ले जाएगा उसको, फिर भेजेगा ट्रेन से, RMS होती थी, रेलवे मेल सर्विस, उससे जाएगी, फिर वहाँ डाकिया उठाएगा, फिर डिलीवर करेगा। न तो व्हाट्सएप था, ना मोबाइल था, ना डायल वाले टेलीफोन थे, कुछ नहीं था। अगर आपको कोई निर्णय आज लिया है और उसको कहीं पूरे देश में, केरल में, गुवाहाटी में, कोहिमा में भेजना है तो महीना भर तो लगेगा। ऐसे समय में कोई कानून नहीं था, संविधान नहीं था, सब बन रहे थे उस समय, 47 से लेके 49 नवंबर तक ये बन रहे थे। और उस समय सरकार ने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को कि 51 में इलेक्शन होना है, पहला जनरल इलेक्शन 51 में होना है। मतलब आपको कानून भी बनवाने हैं, वोटर लिस्ट भी बनानी है। और वोटर लिस्ट जो आपके पास है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो 4 करोड़ का है, जबकि 30 करोड़ में करीब 17 से 18 करोड़ वोटर होंगे यूनिवर्सल सफरेज के कारण, क्योंकि सारी महिलाएं वोटर होंगी, सारे गरीब लोग वोटर होंगे, उन्हें जोड़ना होगा। और दूसरी कठिनाई ये थी कि पार्टीशन की वजह से बहुत से लोग पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान साइड से आके रिफ्यूजी कैंप में पड़े हुए, कोई नाले के किनारे, कोई फ्लाईओवर के नीचे, कोई कहीं, उनका कोई एड्रेस नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों को इन्यूमरेट करना, अपने इलेक्टोरल रोल में जोड़ना और उनका पोलिंग स्टेशन तैयार करना, उनके लिए बताना कि तुम यहाँ वोट करोगे। तीसरी और बहुत बड़ी कठिनाई थी लिटरेसी। अंग्रेजों ने सुनिश्चित किया था कि जो हमारा सिस्टम है पढ़ाई का, आश्रम व्यवस्था, जो कि सबसे अच्छी थी पूरी दुनिया में, उसको तो उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। और लॉर्ड मैकॉले ने अपना सिस्टम, जिसमें उनकी फ़िलॉसफी ये थी कि इन्हें अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी माँ, सबको हिकारत से देखने वाला बनाओ। पश्चिमी मम्मी, पश्चिमी लैंग्वेज, अंग्रेजी बोलने वाला, इस सब पे गर्व करने वाला बनाओ। और वो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने लाया जो उनको नौकर बनने के लिए तैयार करे, ना कि एंटरप्रेन्योर, ना कि मालिक बनने के लिए तैयार करे। तो भी लिटरेसी का लेवल 12% था, 88% निरक्षर थे, पढ़ नहीं सकते थे, तो बैलेट पेपर तो चल ही नहीं सकता था। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि हम हर कैंडिडेट का एक बक्सा बनाएंगे, बैलेट बॉक्स, और वोटर को सिर्फ एक पर्ची या टोकन देंगे। तुम टोकन जिस बक्से में डालोगे उसका वोट हो जाएगा, और बक्से पे फोटो, नाम, चुनाव चिन्ह, 3 चीज़ चिपका दी जिससे आपको समझने में आसान है। आप अगर नहीं पढ़ सकते तो चुनाव चिन्ह से, वो भी नहीं समझ में आता है तो पार्टी से जो भी आपको समझ में आए उससे पर्ची डाल दीजिए, और पर्ची जिसके बक्से में निकलेगी वही वोट माना जाएगा कि उसका वोट है। अगर मान लीजिए आज की तरह 50 कैंडिडेट एक पोलिंग स्टेशन या एक कंस्टिट्यूंसी में खड़े हो जाएं, तो 50 बैलेट बॉक्स ले जाके कोई भी पोलिंग पार्टी चुनाव नहीं करा सकती, असंभव है।
तो उस समय इतने खड़े नहीं होते थे, 5, 6, 7, 10 तक खड़े होते थे। उतने बैलेट बॉक्स लेके जाना पड़ता था, इतनी कठिनाइयाँ। और बैलेट बॉक्स बनाने वाली हमारे यहाँ कोई कंपनी नहीं थी। ब्रिटेन से बनवा के मंगाते तो मुश्किल था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि आप जो है शर्मिंदा हो, आप लोग नहीं करा सको चुनाव। तो एक ही कंपनी सामने आई, गोदरेज। उसने ये बैलेट बॉक्स बनाने का डिज़ाइन बनाया, अप्रूव कराया इलेक्शन कमीशन से, और फिर उसने मैन्युफैक्चर की 2 साल में जितने बैलेट बॉक्स चाहिए थे वो। कोई बैलेट पेपर छपाई की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बैलेट पेपर पढ़ने लायक लोग नहीं थे, इसलिए बस बक्से बनाए और उनसे चुनाव हुआ। इन परिस्थितियों में 17.5 करोड़ वोटर की वोटर लिस्ट बनी, टाइम से चुनाव हुए, और अंग्रेज लोग, उनका जो डूम सेइंग डिक्टम था वो गलत साबित किया इंडिया ने, और बिल्कुल समय से चुनाव हुए, पूरे निष्पक्ष हुए, और सब लोगों ने माना कि इंडिया हैज़ कम ऑफ एज। कुछ एनेक्डोट्स हैं जो ये बता सकते हैं कि जैसे कई पर्चियां जो हैं बैलेट बॉक्स के बजाय चुनाव चिन्ह वाला जीवंत मॉडल कहीं देखा लोगों ने तो वहाँ रखी मिली। इतना नासमझी थी वोटर में कि उसके बैलेट बॉक्स में डालने के बजाय, उस समय 2 बैल जोड़ी का चुनाव चिन्ह होता था, तो जहाँ बैलगाड़ी पार्क थी 2 बैल जोड़ी थी, वहाँ पर्चियाँ मिली, 3 पर्चियाँ वो वहाँ रख गया वोटर। जो भी वोटर आए उनने कहा यहाँ देना अच्छा है क्योंकि ये सही है। तो इतनी नासमझी थी, ऐसे में चुनाव अच्छी तरह से कराए गए। लिटरेसी बढ़ी नहीं, तो दूसरे चुनाव भी 57 में जब हुए, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साहब बैलेट पेपर का करने दीजिए, नहीं तो बहुत कठिनाई होती है, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन संसद ने कहा नहीं, अभी भी लिटरेसी लेवल पर्याप्त नहीं है और हमारा वोटर तैयार नहीं है। तो दूसरा चुनाव भी हमारा मल्टीपल बैलेट बॉक्सेस के साथ हुआ। हर कैंडिडेट का एक, और सिर्फ पर्ची दी जाएगी, बैलेट पेपर नहीं होगा। और विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे, ये भी है। अभी तो सब अलग अलग हो गए हैं, लेकिन उस समय एक ही साथ होते थे। फिर 62 में भी एक साथ हुए, लेकिन 62 में बैलेट आ गया, थोड़ी सुविधा हुई। 67 में भी एक साथ चुनाव हुए। उसके बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ी और काफ़ी खींचतान होने लगी, और विधानसभाएं समय से पहले भंग होने लगी। इवन लोकसभा भी 69 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद अपने समय से पहले भंग हो गई। तो ये सब आउट ऑफ सिंक हो गए, और फिर चुनाव अलग अलग होने लगे, लोकसभा का अलग, विधानसभाओं का अलग। और अब तो पूरे 5 साल चुनाव चलता है। अभी जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ चुनाव का माहौल है, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, और अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव होगा। तो इस तरह से अब हमेशा चुनाव होता रहता है। बात जरूर होती है एक देश एक चुनाव, लेकिन होता नहीं। बैलेट पेपर से चुनाव के बाद तरह तरह की कठिनाइयां आई, लेकिन हमारे संविधान निर्माता इतने विजनरी थे, इतनी दूरदृष्टि वाले थे, उन्होंने इतने अच्छे प्रावधान रखे थे कि उन कठिनाइयों का निराकरण इलेक्शन कमीशन ने बहुत आसानी से किया। पहला तो ये कि संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर 329 इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। उसमें जो 324 है वो डिफाइन करता है, देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन to provide superintendence, direction and control of conduct of election and maintaining electoral rolls updated। एक चुनाव आयोग होगा जिसका काम होगा कि वो सुपरिंटेंडेंस मतलब अपनी देखरेख में चुनाव कराए, डायरेक्शन अपने निर्देशन में चुनाव कराए, और कंट्रोल अपने नियंत्रण में चुनाव कराए, और मतदाता सूची को अद्यतन रखे। तो इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इतना है। लोग सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन पहले क्यों नहीं देखती, बाद में क्यों नहीं देखती। नहीं, चुनाव की घोषणा होने से रिजल्ट निकलने तक ही उसका कार्यक्षेत्र है, ना उसके पहले ना उसके बाद। उसके पहले सरकारें क्या कर रही हैं, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
दूसरा, इलेक्शन कमीशन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इलेक्शन पीरियड के दौरान कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को मिला के किसी भी इलेक्शन के मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप पढ़ते होंगे अभी है कि साहब ऐसा किया गया, हम कोर्ट जाएंगे, जाओ, कोर्ट रिजेक्ट कर देगा कि साहब अभी आप नहीं आ सकते, जब रिजल्ट निकल जाएगा तब इलेक्शन पिटिशन लेके ही आ सकते हो। जब तक ये इलेक्शन का पीरियड चल रहा है तब तक इलेक्शन कमीशन के पास ही जाना होगा, वही सब पब्लिक ग्रीवांसेस, पॉलिटिकल ग्रीवांसेस सबका आर्बिटर होगा, वही निराकरण करेगा आपका। तो ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर थी है। जब बैलेट पेपर होने लगे और काउंटिंग के रिजल्ट आने लगे तो पोलिंग स्टेशन से ये पता लग जाता था, पोलिंग स्टेशन के डेटा से, कि हमें किस पोलिंग स्टेशन से कम वोट मिला है। तो नेता लोगों ने उन लोगों को प्रताड़ित करना शुरू किया जहां पे कम वोट मिले, जिसकी वजह से वो हारे, कि इस गांव में अच्छी तरह से इनको ठोको, अच्छी तरह से इनका विकास का सब रोको, तभी इन्हें समझ आएगा। तो इस सब से बचने के लिए द देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर टी.एन. शेषन, उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, हम पोलिंग स्टेशन वाइज काउंटिंग नहीं करेंगे। 14 टेबल की वो होगी रो हर कंस्टिट्यूंसी के काउंटिंग के लिए, और पहले सारे बैलेट पेपर निकाल के राउंड वाइज उनको 25-25 के बंडल बना के इकट्ठा करेंगे और मिलान कर लेंगे कि टोटल वोट मिल रहे हैं कि नहीं, जितने अकाउंट में लिखे गए हैं उतने ही हैं कि नहीं, और फिर इन सबको पूरे 14 टेबल के एक बहुत बड़े ड्रम में मिला देंगे ताकि 14 पोलिंग स्टेशन के बैलेट पेपर मिक्स हो जाएं, और फिर उनको टेबल वाइज बांट देंगे और हर टेबल पे उनकी काउंटिंग होगी। तो जो परिणाम निकलेगा वो 14 पोलिंग स्टेशन का निकलेगा। तो आप अंदाज नहीं लगा सकते कि किस पोलिंग स्टेशन ने हमें कम वोट दिया है, और ये प्रताड़ना आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके समर्थक विलेज भी परेशान हो सकते हैं अगर आप गड़बड़ करोगे तो ये एक तरीका निकाला गया। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि बहुत टाइम लगने लगा काउंटिंग में, और मैं उस समय बिल्कुल सर्विस में आया था, तो मैं भी एसडीएम था और मैंने भी काम किया इस तरह का। 3-3 दिन तक लगते थे और वहाँ लेटने की, खाने की, सब तरह की व्यवस्था, टॉयलेट की सब करनी पड़ती थी, लोग बेचारे परेशान हो जाते थे। तो उस समय फिर इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की कि कोई ऐसा इक्विपमेंट बनाया जाए जो इस चीज़ से हमें निजात दिला सके। तो पहली ईवीएम बनी 80s में, 81-82 में, और गलती से उन्होंने संसद से कानून बदलने का इंतजार किए बिना केरल इलेक्शन में उसको डिप्लॉय कर दिया। तो जो हारा हुआ कैंडिडेट था वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया कि भाई कानून में आपने बदलाव करवाया नहीं, हुआ नहीं, और आपने ईवीएम लगा दी, ये कैसे? कानून में तो अभी भी लिखा हुआ है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो ये गलती है। तो मतलब इलेक्शन कमीशन भी कभी कभी गलती कर सकता था। और कई लोग पूछते हैं कि ईवीएम जो है विदेश में क्यों नहीं यूज़ होती, विकसित देश क्यों नहीं यूज़ करते? उसका कारण यही है, जर्मनी ने, नीदरलैंड्स ने, कई देशों ने ईवीएम बनाई, उसका उपयोग किया, उनने भी कानून में बदलाव नहीं किया, उनके सुप्रीम कोर्ट ने भी वो इलेक्शन रद्द कर दिए। और वहाँ पर मेजॉरिटी वाली सरकारें नहीं होती थीं तो वो फिर कानून बदल ही नहीं पाए, इसलिए वो कर ही नहीं पाए। हमारे यहाँ मेजॉरिटी वाली सरकारें रहीं तो कानून में बदलाव 89 में हुआ, 89 में कानून में बदलाव हुआ, फिर भी ईवीएम को बनवाने में उस सब में टाइम लगा, और 98 से ईवीएम चालू हुई पायलट करना, और 2000 से कंटिन्यूस सारे इलेक्शंस में ईवीएम यूज़ हुई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि हमारी जो ईवीएम है वो कैलकुलेटर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
किसी भी मशीन को हैक करने, किसी भी मशीन को मैनिपुलेट करने, किसी भी मशीन पे कोई भी बाहरी चीज़ का प्रभाव डालने के लिए ज़रूरी है कि वो इंटरनेट रेडी हो। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, हैक हो सकता है, वायरस आ सकता है उसमें, क्योंकि वो इंटरनेट रेडी है। लेकिन कैलकुलेटर आप कहीं भी रख दो, बड़े से बड़े इंजीनियर लगा दो, बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा उसका। वही चीज़ हमारी ईवीएम है, वो किसी मशीन से बात नहीं कर सकती, इंटरनेट रेडी नहीं है। फिर अपोजिशन पार्टीज़ ने कहा कि साहब इसमें दिखता नहीं है कि हमारा वोट कहाँ गया, वोटर को पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि हमारा वोट हमने जिसको दिया था उसको गया कि नहीं। जब वो बटन दबाता है ईवीएम का तो कैंडिडेट के सामने का लाल बल्ब तो जलता है, लेकिन इससे ये कंफर्म नहीं होता कि वोट उसी को गया जिसको हमने दबाया। तो एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसे पता लगे, और इसीलिए फिर इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट एक नई मशीन बनाई, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये ईवीएम से जोड़ी जाती है, और जब आप बटन दबाते हैं तो जिस कैंडिडेट का बटन दबता है उसका नाम, उसका चुनाव चिन्ह, ये एक विंडो बनी हुई होती है उसमें स्लिप आ जाती है जिस पर वो छपा होता है, और वो 7 सेकंड तक स्टेशनरी रहता है कि आप देख लो कि आपने इसको ही वोट दिया है। 7 सेकंड काफ़ी होते हैं किसी भी एक चुनाव चिन्ह या उसको समझने के लिए, और फिर वो कट के नीचे गिर जाती है। तो उससे एक व्यवस्था क्या हो गई कि एक तो वोटर को दिख गया कि उसका वोट कहाँ गया, दूसरे हार्ड कॉपी रिकॉर्ड भी हमारे पास हो गया पूरे पोलिंग का, डेट एंड टाइम स्टैंपिंग के साथ, क्योंकि उस स्लिप पे डेट भी रहती, टाइम भी रहता है किस टाइम पे, और उस वोटर का सिग्नेचर भी लिया जाता है। तो आप मिलान भी कर सकते हो कि इतने लोग आए थे वोट डालने, इतने लोगों का डला है और इतनी स्लिप उसमें है, और उनको काउंट भी कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक काउंट से मिलान भी कर सकते हो, तुलना भी कर सकते हो। ये सब व्यवस्थाएं उसमें हैं। लोग कहते हैं कि साहब वो फैक्स जैसा पेपर होता है, वो तो 2 महीने में साफ हो जाएगा, थर्मल, ये तो गड़बड़ है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऐसा पेपर इंपोर्ट करती है जो 5 साल से ज़्यादा बना रहता है, सिर्फ इसके लिए ये विश्वास बना रहे लोगों को कि हमारे पास हार्ड कॉपी रिकॉर्ड 5 साल तक रहेगा। लेकिन उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपने यहाँ इलेक्शन के प्रक्रिया में, इलेक्शन की टेक्नोलॉजी में आम जनता का इतना ज़्यादा विश्वास है कि पिटीशन ही नहीं फाइल होते। कितनी भी धींगा मुश्ती हो इलेक्शन के दौरान, कितनी भी गाली गलौज हो, कितना भी संघर्ष हो, कुछ भी हो, मैंने ये देखा है कि अपने यहाँ इलेक्शन पिटीशंस जो हैं, 543 सीट होते हैं लोकसभा में, अधिक से अधिक 30-40 पिटीशन होते हैं, जिनमें से 10-20 तो तुरंत डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं क्योंकि वो सुपरफिशियल होते हैं, 10-15 चलते हैं 2-3 साल तक, इतना ही होता है। जबकि और दूसरी डेमोक्रेसीज़ में रिजल्ट निकलने के बाद सिविल वार जैसी स्थिति हो जाती है। इवन अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में राष्ट्रपति चुनाव 2020 के बाद 6 जनवरी 21 में संसद का घेराव हो गया, वहाँ इतना उत्पात हुआ कि केसेस अभी चल रहे हैं और करीब 22 लोगों को सजा हो चुकी है। ये हुआ तो सबसे विकसित डेमोक्रेसी में भी इस तरह की घटनाएं हुई, हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। सारे स्टेक होल्डर्स चुनाव परिणामों को शिरोधार्य करते हैं क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि ये इक्विपमेंट, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है और कहीं कोई गलती नहीं। ये जरूर है कि फिर क्यों कहते हैं एक पार्टी अपने यहाँ 70 में से 67 सीट जीतती है ईवीएम के जरिए, कुछ नहीं बोलती ईवीएम के बारे में, और वही पार्टी दूसरे स्टेट में पूरी तरह से हार जाती है, सारी जमानत जब्त हो जाती है, तो कहते हैं ईवीएम ने हराया हमें। अगला चुनाव उसी पार्टी के उसी जगह आता है तो इतना भय कि मैं रिटायर हो चुका था लेकिन मुझे डेली 10 फ़ोन करवाते थे कि साहब ईवीएम गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, आप बताइए कैसे होगा, क्या होगा। मैं हर बार यही कहता था कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छा है। और फिर भी 63 सीट जीत जाते हैं 70 में से, तब भी ईवीएम अच्छी नहीं है। तो ये इसलिए करते हैं पॉलिटिशियंस क्योंकि हार का टैग जो है वो ना अपने ऊपर ना अपनी पार्टी के ऊपर लगवाना चाहते हैं।
मनोवैज्ञानिक रूप से ये चाहते हैं कि हम तो बिल्कुल सही हैं, अगर हम हारे हैं तो किसी और वजह से हारे हैं, कोई और गड़बड़ है। ईवीएम सबसे मौन इक्विपमेंट है जो बोल ही नहीं सकता, उसी को कर दो। तो इस वजह से ज़्यादातर आलोचना उसकी होती है। क्योंकि कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बार्ड है, तो इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि शिकायतों का निराकरण बहुत छोटे पीरियड में, नोटिफिकेशन से लेके इलेक्शन परिणाम निकलने तक का समय जो है 6 हफ्ते 8 हफ्ते, इससे ज़्यादा नहीं होता है। शिकायतें लाखों में आती हैं, उनका निराकरण हो, टाइम से जांच हो, निराकरण हो, ताकि विश्वास लोगों का बना रहे। और मेरा अनुभव ये रहा कि 15 में 16 में कि जितनी भी शिकायतें आती थीं उनमें से 99.9% आधारहीन, बेकार। लेकिन ये कह के हम मुक्ति नहीं पा सकते, हमें जांच करानी है, गाड़ी भेजनी है, अधिकारी भेजना है, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी और फिर उसको कम्युनिकेट किया जाएगा कि भाई आपकी शिकायत आधारहीन पाएगी। लेकिन रिसोर्सेज तो वेस्ट हुए। मैंने हिसाब लगाया था, एक राज्य के चुनाव में करीब 80 करोड़ रुपए सिर्फ इस पे खर्चा हुआ, शिकायतों के निराकरण पे। तो 2018 में जब कर्नाटक चुनाव हुए, तो कर्नाटक अपने यहाँ का जो है आईटी कैपिटल है एक तरह से, बेंगलोर की वजह से। तो वहाँ के इंजीनियर्स को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप कुछ ऐसा बना दीजिए जिससे कि शिकायत आए, उसके साथ कुछ एविडेंस भी आए और सही पाई जाए। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा वोटर सशक्त होगा, दूसरे हमें इतना जो वेस्टेज हो रहा है, क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये ख़त्म होगा। आप सोचिए, इतने बढ़िया इंजीनियर्स हमारे यहाँ के हैं कि उन्होंने 2 दिन में मुझे एक एप्लीकेशन बना के दिया और उसको हम लोगों ने उसी समय बेंगलोर सिटी के विधानसभा क्षेत्रों में लागू भी किया पायलट के रूप में, क्योंकि पूरे कर्नाटक में तो हो नहीं सकता था, बेंगलोर में हम लोगों ने लागू किया। उस समय उसको सिर्फ शिकायत निराकरण या समाधान इस तरह का नाम दिया गया था। 2-3 दिन बाद पता चला एक पत्रकार का एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसकी डेथ हो गई। तो मुझे मैसेज आया वहाँ के मीडिया से कि साहब ये खतरनाक है। उस पत्रकार ने किसी बहुत ताकतवर नेता की शिकायत की थी और इस तरह की शिकायत थी कि वो अगर चुनाव जीत भी जाता तो भी उसको सीट छोड़नी पड़ती, क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो जाता। करप्ट प्रैक्टिस का प्रूफ था उसमें, वीडियो। तो हमें ये लगता है सबूत कुछ नहीं है कि वो उससे कनेक्टेड था या नहीं था, लेकिन हमें ये लगता है कि चूंकि उसने शिकायत की इतने बड़े नेता की, इसलिए उसके साथ ही एक्सीडेंट हुआ। तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि इस एप्लीकेशन में अपनी आइडेंटिटी छुपाने का कुछ रास्ता बना दीजिए। तो उन्हीं से बनवाया और उसमें एक बॉक्स है जिसमें अगर आप क्लिक कर दें तो आपका ना फ़ोन नंबर, ना नाम, कुछ नहीं जाएगा, ना इलेक्शन कमीशन के पास, ना किसी दुनिया के किसी और आदमी के पास। लेकिन फिर उसमें फीडबैक की प्रॉब्लम थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि अगर आप इस एप्लीकेशन पे शिकायत करते हैं तो 100 मिनट के अंदर जांच भी हो जाएगी, FIR, अरेस्ट, जब्ती, जो भी करना है वो हो जाएगा और आपको खबर भी हो जाएगी कि आपकी शिकायत सही पाई गई, इतने लोग अरेस्ट हुए, इतनी जब्ती हुई, इस पर FIR हुई, ये सब हुआ। ये आपको 100 मिनट के अंदर जांच, कार्रवाई और आपको खबर। तो इतना पावरफुल टूल था ये, और इसको बाद में नाम दिया इलेक्शन कमीशन ने सिटीजन विजिलेंस या सी विजिल। ये इतना पावरफुल टूल है, अगर आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पे, तो किसी भी राज्य में आप जाएंगे जहां इलेक्शन शुरू हुआ, घोषणा हुई, तो इलेक्शन शुरू होने से लेके काउंटिंग के दिन तक ये एक्टिव रहेगा। जैसे ही काउंटिंग खत्म हुई, रिजल्ट अनाउंस हुए, ये एक्टिव नहीं रहेगा, फिर वहाँ नहीं काम करेगा। तो अभी अगर आप डाउनलोड करेंगे मध्य प्रदेश में, तो यहाँ चुनाव चल रहा है, तो यहाँ 3 दिसंबर तक वो इफेक्टिव रहेगा। 3 दिसंबर को यहाँ की काउंटिंग है, शाम को वो बंद हो जाएगा। और उस पर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी आप पाते हैं, किसी भी तरह की, नेता कुछ हेट स्पीच कर रहा हो, कुछ पैसा बट रहा हो, शराब बट रहा हो, या कुछ भी हो रहा हो, आपको सिर्फ एप्लीकेशन खोलना है अपने मोबाइल पे, वीडियो बन सकता है तो वीडियो, फोटो खींच सकते हो तो फोटो,
और आपको सबमिट बटन उसमें होगा, उसको प्रेस कर देना है, फिनिश्ड, आपका काम पूरा हो गया। और अगर आपको डर लग रहा है कि ये बहुत ताकतवर आदमी है, तो उसमें एक वो बॉक्स है जिसमें है कीप योर आइडेंटिटी सीक्रेट, तो वो आप टिक कर दीजिए, तो आपकी आइडेंटिटी भी नहीं होगी। अगर आपने वो टिक नहीं किया है तो आपको 100 मिनट के अंदर आ जाएगा कि साहब आपकी शिकायत सही पाई गई और ये कार्रवाई हुई है। अगर आपने टिक कर दिया है उसको, तो आपको फिर अपनी शिकायत पर क्या परिणाम हुआ वो मीडिया से देखना पड़ेगा, टीवी में, क्योंकि जब ताकतवर पॉलिटिशियन की शिकायत है तो वो चीज़ तो आएगी, टीवी में भी आएगी, अखबार में भी आएगा कि ये शिकायत हुई थी, इस पर ये हुआ, तो उसमें देख लीजिए। तो ये काफ़ी पावरफुल टूल जनता के हाथ में दिया और इसका परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। 1,42,000 शिकायतें सी विजिल पर आईं, 1,42,000, 1,10,000 सही पाई गई। सोचिए आप, वो जो लोकसभा चुनाव में 800-900 करोड़ खर्चा होते थे, वो 70-75 करोड़ पे आ गए, इतना कम खर्चा हुआ। और कई बड़े नेता जो कानून को नहीं मानते, जो कुछ भी नहीं मानते, वो उनकी सीट जो है चुनाव के पहले ही हिलने लगी कि अगर जीत भी गए तो सीट जाने वाली है, क्योंकि ये हमारी हेट स्पीच की FIR दर्ज हो गई है, उसमें 2 साल की सजा है, सीट चली जाएगी। मतलब एकदम से ऐसा माहौल हो गया कि नेताओं में भी ये आ गया कि अब संभल के करना, संभल के चलना है, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है और अगर उसने खींच लिया और भेज दिया, सबमिट कर दिया, तो बस ख़त्म, क्योंकि एविडेंस रिकॉर्ड सामने और एक्शन 100 मिनट में हो जानी है। तो उसका परिणाम काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन अभी भी इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। मैं अपने साथ के अफसरों को पूछता हूँ, भोपाल के पत्रकारों को पूछता हूँ, आज तक मुझे एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा मैंने सुना है, मेरे को जानकारी है, किसी को नहीं। पता नहीं आप में से कितनों को थी इसकी जानकारी, कुछ लोगों को थी। कारण इसका ये है कि जो निहित स्वार्थी तत्व हैं, जो फलते फूलते हैं पुरानी व्यवस्था में कि 800-900 करोड़ खर्चा होके शिकायतों पर लोग इधर उधर घूमते रहें, अधिकारी लोग परेशान होते रहें और हम अपने काले धंधे कहीं भी करते रहें, हमारे धंधे छुपे रहें। तो वो एक्टिव होके कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ें आम जनता की पहुंच के बाहर रहें, उन्हें मालूम ही ना रहे। तो इसको हम लोगों को फैलाना है। आज ही एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे एक अपने देश में बना है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR। उन्होंने एक बहुत बढ़िया वो मल्टीमीडिया वैन बनाई है और बहुत अच्छा वो बनाया है सी विजिल को प्रोपेगेट करने के लिए। तो उस प्रोग्राम में मैं गया था दोपहर में, बहुत अच्छा है, पूरे शहर में वो चक्कर लगा रही है, जगह जगह रुक के वो सी विजिल को डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है भोपाल में। तो इससे हो सकता है कुछ लोगों को जानकारी होगी और शायद अगले चुनाव में और भी ज़्यादा फायदा होगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अपने कानून जो इलेक्शन के बारे में हैं, जो पहले इलेक्शन के दौरान ही बनाए गए, एक बना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, दूसरा बना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, 50 बना है इलेक्टोरल रोल के लिए, मतदाता सूची के लिए, कौन मतदाता बनने के लिए योग्य है, कौन नाम जुड़वाने के लिए योग्य है, नाम जुड़वाने के लिए कौन सा फॉर्म है, ये सब चीज़ें उसमें हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में। और 51 जो है वो पूरे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का है, और 51 नवंबर से चुनाव चालू हुए जो 52 फरवरी मार्च तक पूरे हुए। तो ये 2 कानून हैं चुनाव से संबंधित, और बाकी रूल्स हैं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में बने। फिर जब इलेक्शन कमीशन को लगा कि पार्टी जो है टूटने वाली है, नेशनल पार्टी एक टूटने की कगार पर आ गई राष्ट्रपति चुनाव के समय, तो और कानून कोई था नहीं कि पार्टी टूटेगी तो क्या होगा, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने ही एक सिंबल्स ऑर्डर बनाया 1968 में, क्योंकि हम लोगों का विश्वास यह है कि जब आग लगेगी तभी पानी का सोर्स नहीं ढूंढेंगे।
तो इलेक्शन कमीशन हमेशा मुस्तैद रहा है, सतर्क रहा है और उन्होंने बना लिया हुआ है। और उसकी वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग में कर दी। यहीं मैं ख़त्म करूँगा। 1977 में रूलिंग दी सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने चुनाव कंडक्ट करते समय कोई चुनौती आए जिसके बारे में कानून में कोई प्रावधान ना हो, तो वो ईश्वर के सामने जाके प्रार्थना नहीं करेंगे कि ईश्वर हमें शक्ति दो इससे निपटने की, बल्कि जो कानून एग्जिस्टिंग हैं उनके तहत वो उस चुनौती के निपटने के लिए जो भी हल निकालेंगे वही कानून होगा। इसने इतना ज़्यादा शक्ति प्रदान कर दी है कि अगर संसद कानून नहीं बनाता है किसी मामले के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन अपने विवेक से वर्तमान कानूनों का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए जो भी हल निकालेगा वो हो जाएगा। और ये हमारे समय में मौका आया जब हमने देखा कि एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान 89 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे एक कैंडिडेट के द्वारा। छोटे से विधानसभा क्षेत्र में 89 करोड़ बट जाए तो चुनाव का माहौल कैसा होगा। और अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में इस बात का तो प्रावधान है कि अगर बूथ कैप्चरिंग हो जाए, बैलेट बॉक्स लुट जाए, कुछ भी गड़बड़ी इस तरह की हो जाए, तो इलेक्शन कमीशन को पावर दी गई है कि वो चुनाव रद्द कर सकती है, रीपोल करा सकती है या पूरा चुनाव रद्द करके फिर से पोलिंग करा सकती है। क्योंकि मसल उस समय भी था, लूटपाट ये सब हो सकती थी। पैसे के बारे में सोच भी नहीं सकते थे उस समय के लोग कि कभी हम लोगों के पास इतना पैसा होगा कि हम इतना बांट के वातावरण खराब कर सकेंगे, तो कोई प्रावधान नहीं था। तो जब ये सामने आया कि 89 करोड़ बट गया एक विधानसभा क्षेत्र में, ये तो बहुत जाती है, और इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि इसको हम रद्द कर देंगे, चुनाव को तुरंत रद्द कर दिया 77 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत कि साहब कानून में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि चुनावी वातावरण इस विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल बेकार हो चुका है और फेयर चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हम इसे रद्द करते हैं। तो जिनने बांटे थे इतने पैसे, उनका तो एकदम होश उड़ गए कि 89 करोड़ गया और चुनाव भी गया। तो वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सही माना। मुझे लगता है इतना काफ़ी है। आपको जो भी और इंटरेस्टिंग लग रहा हो उसके बारे में आप पूछेंगे तो ठीक रहेगा, वो आपको आवश्यकताओं के अनुरूप जानकारी देगा। बाकी चुनाव की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी, इतिहास भी बता दिया और कानून भी समझा दिए। ये तो बहुत ही ऐतिहासिक लंबा प्रश्न हो गया। एक्चुअली मैं बहुत छोटी जगह से आता हूँ। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है जीरोन, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। ग्रैंडफादर की डेथ हो गई तो ग्रैंड मदर शी हैड टू रन अवे, क्योंकि विलेजेस में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ख़राब थी कि कोई विडो सुरक्षित नहीं थी। तो शी रन अवे टू नियर बाई टाउन। तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे फादर बड़े हुए, वहीं मैं पैदा हुआ, वहीं पढ़ाई हुई। एंड मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल टीचर थे। तो वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद एमएससी नहीं था वहाँ पे। तो एमएससी करने के लिए मैंने अप्लाई किया। बीएचयू में मुझे एडमिशन मिल गया, सौभाग्य से मैं वहाँ चला गया। वहाँ से एमएससी करने के बाद और मैंने वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की और मुझे उम्मीद थी कि मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकता हूँ। लेकिन
2 जगह अप्लाई करने पर, इंटरव्यू देने पर, इंटरव्यू में भी एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जिसका उत्तर ना दिया हो, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कहाँ 82% वाले कैंडिडेट और सिलेक्शन हुआ 49 वाले का। तो सिस्टम में विश्वास हिल गया कि ये क्या है, किस देश में मैं रह रहा हूँ कि जहाँ 49% वाले का सिलेक्शन हो गया बिकॉज ऑफ सम कनेक्शंस। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, आप लोगों की उम्र में बिल्कुल होता होगा, ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन कि आई एम गुड फॉर नथिंग, इतना सब पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं। तो हॉस्टल में रहने वाले कुछ और बच्चों ने कहा अरे नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, यू ट्राई फॉर कॉम्पिटिशन्स, शायद वहाँ फेयरनेस हो। उसकी मेहनत करके शुरुआत की तो समझ नहीं आता है कि क्या करें, तो सब में भरा, जितने भी विज्ञापन देखे सब में भरा। तो माय फर्स्ट कंपटीशन वाज असिस्टेंट ग्रेड, पता नहीं आपने सुना भी है कि नहीं, यूपीएससी पहले एक असिस्टेंट ग्रेड एग्ज़ाम लेती थी जो दिल्ली के केंद्रीय कार्यालयों के लिए असिस्टेंट भर्ती करती थी, और असिस्टेंट का मतलब होता है बाबू, लिपिक, क्लर्क। तो वो भी भरा, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का भरा, पीसीएस का भरा, आईएफएस का भरा, सेंट्रल सर्विस का, आईएएस का, सबका भरा। जब पहला परिणाम आया असिस्टेंट ग्रेड का, तो उसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, तो वो सिर्फ रिटन का था। तो आई स्टूड फर्स्ट इन ऑल इंडिया। जबकि उस समय हॉस्टल में सारे बच्चे जो है मजाक करते थे, हंसते थे। जब भी मैं खाना खाने मैस जाता था तो हंसते थे, एमएससी फिजिक्स का टॉपर है, बाबू बनने जा रहा है। दैट वाज रियली पेनफुल। लेकिन जब टॉप किया तो मेरा मनोबल, मॉरल बहुत हाई हो गया कि मैं कुछ लायक हूँ, देश में कुछ कर सकता हूँ। फिर जितने भी रिजल्ट निकले सब में सिलेक्शन हुआ। तो विजय ने जैसे बताया कि पीसीएस में भी हुआ, सब में हुआ, लेकिन सबसे पहला अपॉइंटमेंट ऑर्डर मेरा आया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, जिसमें मैं 2nd पोजीशन पे था। तो वो ज्वाइन कर ली, और मेरे भाग्य से जो 1st पोजीशन के सज्जन थे उनका उसी साल इंडियन फॉरेन सर्विस में हो गया, वो छोड़ के चले गए। सो आई बिकेम नंबर 1। और मुझे उम्मीद थी कि मुझे अपना होम स्टेट मिल जाएगा, लेकिन अनदर अनसर्टेनिटी। उस समय कैडर एलोकेशन जो है ऑल इंडिया सर्विसेज का आज की तरह नहीं था। उस समय आपको कोई प्रेफरेंस नहीं देना, कुछ नहीं। अगर वैकेंसीज पर्याप्त हैं तो पहले होम स्टेट, 33% टू होम स्टेट, और बाकी सब रोस्टर से मिलती थी। तो पता चला हमारे स्टेट में 2 वैकेंसी थी, तो एक वैकेंसी हो गई आउटसाइडर के लिए और एक हो गई इनसाइडर के लिए। और वो इनसाइडर का, क्योंकि अपने यहाँ SC/ST का करीब 35% रिजर्वेशन है, तो वो उस साल उसके लिए थी। तो हमारे एक कलीग थे, उनका उसमें हो गया, और फिर मेरा रोस्टर से हुआ, और रोस्टर से मेरा हुआ हिमाचल प्रदेश। तो मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन जब हिमाचल हम लोग गए फॉर ट्रिप, 2 महीने का ट्रिप होता था, तो गए, तो वहाँ मैं कंटिन्यूसली बीमार रहा, क्योंकि मुझे डिटेक्ट हुआ कि आई हैव एलर्जी टू पोलेंस। और हिमाचल में कोई ना कोई फ्लावर जो है वो रहता ही था हर सीज़न में, और फ्लावर रहेगा तो पोलेंस भी रहेंगे, पोलेंस रहेंगे तो ब्रोंकाइटिस और ये सब मुझे बना रहेगा। तो संभावना थी कि वो तो यहाँ तो मैं अच्छी तरह से रह ही नहीं सकता। तो मैंने फिर से तैयारी शुरू की कि अब, और उस समय पेपर्स भी बहुत लेने पड़ते थे। IAS के लिए जब मैंने तैयारी शुरू की तो सोचिए 3 लोअर पेपर और 2 हायर पेपर, 5 पेपर्स होते थे। आजकल तो सिर्फ 1 होता है, 1 ऑप्शनल, बाकी जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश वगैरह, ये लैंग्वेज का ये रहता है, ऐसे और वो सब। उस समय इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ऐसे और 5 ऑप्शनल। तो और 2 जो हायर वाले होते थे वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के होते थे।
तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का मैंने कहा हायर फिजिक्स लेंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि फिजिक्स की पढ़ाई छोड़े तो बहुत समय हो गया। तो मैंने हिस्ट्री और एंशंट अपना जो फिलॉसफी और कल्चर वो लिया, क्योंकि वो सब्जेक्ट ऐसे थे कि जिनको आप कम पढ़ के भी 50% स्कोर कर सकते थे। वो हो गया, उसमें सिलेक्शन हो गया और उसमें मुझे मध्य प्रदेश आवंटित हो गया, विच वॉज ऑलमोस्ट माई होम, क्योंकि ओरिजिनल मेरा टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट था, बाद में झांसी हुआ तो होम स्टेट ही रहा। और शुरू से जो घर के संस्कार हैं उन्हीं के अनुसार काम करते रहा। अपने आप मैंने देखा इतना फेयर रहता था। अब चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन उस समय मैं एक छोटे ज़िले का कलेक्टर होता था, नरसिंहपुर, और मेरी नौकरी थी कुल 8.5 साल। अचानक मेरे को ऑर्डर मिला कि आप कलेक्टर इंदौर बनाए गए हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड होल कैडर वॉज सरप्राइज्ड। इनफैक्ट हमारे बहुत से सीनियर्स तो मुझसे भी कहने में नहीं चूकते थे कि क्या बच्चे तुम इंदौर जाओगे, कैसे रहोगे वहाँ, क्योंकि 14-15 साल की सर्विस के बाद लोगों को इंदौर मिलता था। मेरे प्रेडेसेसर जो थे वो अजीत जोगी थे, आपने अगर नाम सुना हो, जो बाद में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भी हुए। मुझे हैंडओवर करने के बाद उन्होंने रिजाइन किया, उनको कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दिया और राज्यसभा के मेंबर बन गए उसी साल 86 में। और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसके चीफ मिनिस्टर भी बने। तो ऐसे ज़िले में मुझे 8.5 साल में भेज दिया गया, लेकिन वहाँ भी ईमानदारी और उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं संस्कारों के बल पे अच्छी तरह सर्वाइव किया और 2 साल 2-2.5 महीने मैं वहाँ रहा। फिर उसके बाद यहाँ आया तो मुझे भोपाल में चीफ मिनिस्टर ने ऐसा काम दे दिया जो कि भोंपू का काम होता है, पब्लिसिटी करने का, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, कि आप हमारी पार्टी और हमारी तारीफ करिए, प्रचार करिए, और विजय अग्रवाल की सर्विस जो है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, उससे रिलेटेड काम है। तो पहले मैंने बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की तारीफ की फिर वो डिसमिस हो गई बाबरी मस्जिद के उसमें, तो राज्यपाल आ गए, उनके लिए काम किया। वो कुंवर महमूद अली खां थे, उनको मैंने कहा कि साहब मैं बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की तारीफ़ करता था, मुझे आप हटा के किसी और को रखिए। तो बोले बस 2-4 दिन आप करिए, फिर मैं रख लूँगा। 2-4 दिन बाद गया मैं तो बोले नहीं तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम ही करते रहो। फिर जीत के कांग्रेस सरकार आ गई, उनसे भी मैंने कहा साहब ये ठीक नहीं रहेगा कि पहले उनका फिर इनका, फिर अब हम एकदम ही लोग विश्वास ही नहीं करेंगे ये आदमी क्या है, किसी की भी तारीफ करता है, तो आप हटा दीजिए मुझे यहाँ से। नहीं आप करते रहिए, आपसे अच्छा कोई नहीं है। तो फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की कि साहब ये मेरे लिए बहुत होता जा रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं कहाँ बीजेपी की बुराई करूँ जिसको मैं इतना यूटिलाइज करता था, तो आप मुझे दिल्ली जाने दीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने अप्लाई किया और चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की कि आप सीएम से दस्तखत कराइए, क्योंकि क्या है डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बिना उनके अप्रूवल के आपकी पोस्टिंग, रिलीविंग कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा तुम ऐसे करो, ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई फ़ोन वोन हो ही नहीं। तो मैं झाबुआ के एक इंटीरियर जगह है जोबट, उधर चला गया 5 दिन के दौरे पर। उस 5 दिन में उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता। 5वें दिन मुझे वहीं से खबर आई फ़ोन पे लैंडलाइन से, और मुझे वीडियो आया बताने कि साहब आपका हो गया रिलीविंग का, आप दिल्ली जा सकते हो। तब दिल्ली गया, लेकिन दिल्ली में मुझे ऐसा काम मिला हथियार खरीदने का फौजों के लिए। अब मैं उस समय वो फोर्स बहुत चला था, वो फोर्स की वजह से एक सरकार बदल गई थी, काफ़ी कुछ हुआ था। तो मैं तो बिल्कुल अलग किस्म का आदमी। पहले ही केस में
मैंने सब सूंघ लिया कि ये तो इसमें 180 करोड़ रुपए घूस खाई जाने वाली है, ये दलाल हैं, ये करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने अपने को सुरक्षित करने की दृष्टि से सबको बाहर किया, स्टाफ को। खुद मैंने टाइप किया नोट 12-13 पेज, प्रिंट किया, उसको फाइल में लगाया, पूरी जानकारी लिख दी कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें इतनी घूस खाई जाएगी। पहला इंस्टॉलमेंट 10% का जो है 18 करोड़ मिल जाएगा, जैसे जब चिट्ठी जाएगी कि आपका टेंडर अप्रूव हो गया। सब करके लिख के मैंने उसे दस्तखत किया, सील बंद किया और डिलीट कर दिया कंप्यूटर से कि कोई निकाल ना ले। और उसको जाके डिफेंस सेक्रेटरी के हाथ में दिया कि साहब ये बहुत एक्सप्लोसिव है, आप इसको कॉन्फिडेंशियली और बड़े गुप्त तरीके से देखिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। ये घटना है उस दिन 4-4:30 बजे, और मैं अपनी फिएट से ड्राइव करते हुए 6 बजे वापस घर जा रहा था लोधी रोड पर। तो जो विजय अग्रवाल ने बताया वो मैं बता रहा हूँ कि पीछे से एक स्पीडिंग ट्रक आया, इतनी तेज़ आया कि वहाँ ट्रैफिक लाइट रेड थी तो मैं रुका हुआ था, और उसने सीधे मेरी कार को हिट किया पीछे से, और गोल्फ लिंक जॉइंट जो है लोधी रोड पर वहाँ तक घसीटते ले गया, और गाड़ी पिचक गई, मेरी बॉडी स्टीयरिंग और सीट के बीच में फंस गई, बेहोश हो गया। तो उसके बाद मुझे जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। पता ये लगा कि एक पासरबाई ने किसी तरह गेट तोड़ा, निकाला, मेरा आईडी से एड्रेस लिया, मेरी वाइफ को लिया और फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अब वहाँ पे जब होश आया तो मुझे लगा ये नॉर्मल एक्सीडेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी टाउन इंस्पेक्टर वगैरह आए बयान लेना, हमने कहा मैं तो चला रहा था, मैं रुका वहाँ, पीछे से टक्कर लगी तो बेहोश हो गया और यहीं होश आया, बस इतना स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन जब मैं 15 दिन में ठीक होके आया तो मैंने देखा कि ये बड़ा अजीब एक्सीडेंट था। अगर आप लोग दिल्ली के लोधी रोड की ज्योग्राफी से परिचित हों तो डिवाइडर के पास मैंने अपना गाड़ी रोकी थी और मुझे राइट टर्न करना था सीजीओ कॉम्प्लेक्स की तरफ, और जो स्ट्रेट जाने वाले लोग हैं वो दूसरी बगल वाली लेन से सीधे जा सकते हैं। लेकिन उसने पूरी मेरी डिक्की को कवर करके पूरा हिट किया था और उसे सीधे जाना था। तो दैट शोड कि समथिंग वाज रॉन्ग। तब भी मैंने कहा हो सकता है गलती हो गई हो, ड्राइवर शराब पिए हो सकता है। लेकिन जब मैं ऑफिस गया और मुझे फ़ोन आया उस कंपनी से, जिस कंपनी के पूरे ऑफर पे मैंने पलीता लगा के उस दिन नोट भेजा था खुद टाइप करके, तो उसने कहा मिस्टर रावत, व्हेन आर यू कॉलिंग अस टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट? तो हमने व्हाट कॉन्ट्रैक्ट? बोला आई गॉट योर लेटर। देन आई गॉट अ शॉक कि क्या हो रहा है, समथिंग इज़ वेरी मैसी एंड आई एम इन ट्रबल। तो मैंने उससे कहा आप फैक्स करिए मुझे, तो उसने फैक्स किया एंड आई वाज वेटिंग। तो बिल्कुल सिग्नेचर वाला पहले आया तो वो मेरे ही सिग्नेचर थे। तो मुझे और लगा कि ये तो बड़ा चक्रव्यूह फंस रहा हूँ मैं, बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। फिर उसको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा तो समझ में आया कि ये फोर्स्ड है, क्योंकि जनरली मेरी लैंग्वेज जो है बड़ी ब्लंट होती थी और उसमें हिज एक्सीलेंसी द प्राइम मिनिस्टर ये वो उन्होंने अप्रूव किया है आपका टेंडर, हम आपको जल्दी ही बुलाएंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, इस तरह की चीज़ लिखी थी। फिर मैंने अपनी फैक्स में आईडी भी अपना बनाया हुआ था, उसमें मैंने अपना इनिशियल्स डाला हुआ था OPR बीच में, तो वो भी नहीं थे। तो मतलब किसी ने बाहरी फैक्स से वो लेटर किसी हमारे और दूसरे लेटर के सिग्नेचर को सुपर इम्पोज करके फ़ोटोकॉपी करके भेजा होगा। तब मुझे जान में जान आई कि मैं बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। और मैंने फिर तुरंत उसके बारे में पूरा नोट बना के डिफेंस सेक्रेटरी को दिया कि ये तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, माई एक्सीडेंट इज़ ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाई दीज पीपल, करिए। तो वो दिया गया, जांच भी हुई, आगे कार्रवाई भी हुई, और वो फिर डील कभी नहीं हुई, क्योंकि वो तो पूरे फैक्ट्स उसमें थे तो हो ही नहीं सकती थी। तो इस तरह की घटनाएं
वहाँ से वापस आने के बाद जैसा इन्होंने बताया, यहाँ चीफ मिनिस्टर ने मुझे अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया, उनके साथ काम किया। शिवराज सिंह आए, उनको भी मैंने कहा कि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ, आप मुझे हटाइए, दूसरे को रखिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप करिए, आप हमारे साथ करिए। तो मैंने कहा ये फिर मेरे साथ हो रहा है कि यहाँ क्या है, जनरली ट्रेडिशन ये होता है कि जिसने एक के साथ काम किया उसे दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी स्थिति रहती है कि भाई मैं तो उनका हितैषी हूँ, आपका कैसे हो सकता हूँ, और पॉलिटिक्स में आप लोग राइवल हो। तो मुझे लगा कोई फिर से वही करना पड़ेगा, तो मैंने फिर वही चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की कि साहब आप किसी तरह से इनसे तो निजात करवाइए मेरे। तो 2-3 महीने में उन्होंने कुछ किया होगा इंजीनियरिंग, और मेरा दूसरी जगह हो गया, ट्राइबल अफेयर्स में, नर्मदा घाटी विकास में और दूसरी जगह में काम किया। और जब रिटायर हुआ हैवी इंडस्ट्री सेक्रेटरी से दिल्ली में, तो मुझे सबसे बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ ये मिला कि जिन मिनिस्टर का एक भी काम मैंने नहीं होने दिया, वो मुझे हमेशा तुलना करते थे, क्योंकि उनके पास 2 सेक्रेटरी थे, 2 डिपार्टमेंट थे। तो उदाहरण के लिए दूसरे सेक्रेटरी को कभी कभी बुला के मुझे दिखाते थे, उनको बोलते थे ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं। वो कहते यस सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर मेरी तरफ देखते थे, आपसे तो कहना ही बेकार है, आप तो नियम मीन में यही बताएंगे, कुछ करना तो है नहीं। मैं कह रहा साहब जो सही होगा बिल्कुल होगा, जो गलत होगा वो नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में थे। उन्होंने जब मुझे पोस्ट रिटायरमेंट एक बहुत बड़ी फेयरवेल पार्टी दी और उसमें बोला कि मैंने बहुत सेक्रेटरीज के साथ काम किया है, लेकिन ये अपने आप में अनोखे निकले, इन्होंने मेरा एक भी गलत काम नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी मुझे सबसे बड़ा संतोष ये है कि ना कोई स्कैंडल, ना कोई, और हमारी मिनिस्ट्री सबसे एफिशिएंटली चली, सब काम हुए, सारे कॉन्ट्रैक्ट हुए, सारा डेवलपमेंट हुआ, जो भी रेगुलेटरी बनना था वो सब हुआ। इसलिए मुझे बहुत संतोष है कि भाई ऐसे भी अधिकारी हैं जो मिनिस्टर की परवाह नहीं करते कि गलत काम करें और डिलीवर करते हैं, काम पूरा करते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में हो गया। इलेक्शन कमीशन में भी, इलेक्शन कमीशन की एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। गुजरात में राज्यसभा के चुनाव थे, 3 वैकेंसीज थीं, और रूलिंग पार्टी, नेशनल रूलिंग पार्टी ने तीनों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, जबकि उनके पास 2 को जिताने के एमएलए थे। एमएलए वोट करते हैं इसमें राज्यसभा चुनाव में, और अपोजिशन पार्टी के पास 1 को जिताने के एमएलए थे। जिताने का नंबर था 45, उनके पास 57 एमएलए थे, लेकिन इन्होंने 3 खड़े कर दिए और 12 एमएलए उनके तोड़ लिए। तो जो अपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट था वो अपने 45 को लेके बेंगलोर भागा, उनको फिर वहाँ एक रिजॉर्ट में रखा कि 45 इज विनिंग मार्क, जीत जाएंगे हम, इनको सुरक्षित रखना है। और वहाँ 1-1.25 महीने 5 स्टार रिजॉर्ट में रख के जब लौटे वो अपने 45 के कुनबे को लेके, तो हवाई जहाज से उतरते ही 2 लोग फिर क्रॉस कर गए। 43 बचे, मतलब हार निश्चित हो गई। लेकिन जब वोटिंग हुई, तो वोटिंग, कई चीज़ों के बारे में लोग जानते नहीं हैं। वोटिंग हुई तो उन 2 एमएलए ने, क्योंकि उनके यहाँ चुनाव भी आने वाले थे विधानसभा के, तो उनने अपना बैलेट कि हमने आपके कैंडिडेट को वोट दिया है वो दिखा दिया उस पार्टी के जो 2 और पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे थे राज्यसभा का, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन उनको दिखा दिया। तो ब्रीच ऑफ सीक्रेसी हो गई। अब इसका प्रूफ है हम लोगों के व्यवस्थाओं में कि सारी चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। ईवीएम की हर स्टेज की मैन्युफैक्चरिंग, किस टेबल पे कौन सा पार्ट जोड़ा गया है, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है और 15 साल रखी जाती है।
ईवीएम की लाइफ 15 साल है, 15 साल उसको रखा जाता है कि अगर कभी भी किसी भी ईवीएम या मशीन में गड़बड़ी निकलेगी तो पूरा हम ट्रेस कर लेंगे कि कहाँ बनी थी, किस टेबल पर असेंबल हुई थी, क्या हुआ, सब चीज़ रहती है। आपने देखा होगा वेबकास्टिंग, हर पोलिंग स्टेशन में वेब कैमरा होता है और दिल्ली में बैठ के भी आप देख सकते हो कि पोलिंग स्टेशन में हो क्या रहा है। एवरीथिंग इज विजिबल टू यू ऑन रिकॉर्ड। तो वो चीज़ सामने आई और शिकायत आई अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट की कि आई हैव फुल फेथ इन इलेक्शन कमीशन, प्लीज सी द voting process of these two MLAs and decide whether they have breached the secrecy of ballot. If yes, their vote should be invalidated and I win. If they have not breached, I lose. पूरे स्पष्ट शिकायत थी कि इलेक्शन कमीशन में मुझे पूरा विश्वास है, आप इनको देख लीजिए कि इनने वोट कैसे किया है। तो आप सोचिए प्रेजेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन के 8 वेरी वेरी सीनियर मिनिस्टर्स, वन ऑफ देम इज नो मोर, वो 2 घंटे तक हम लोगों को तर्क देते रहे और अपोजिशन पार्टी के भी बड़े बड़े लोग, वो भी 2 घंटे तक हम लोगों को आर्गुमेंट देते रहे कि नहीं, ये तो रद्द करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का सीक्रेसी ब्रीच हुआ है। जब इतना जद्दोजहद हो गई और वहाँ काउंटिंग रुकी रही तो वहाँ हम लोगों ने कहा कि अब आप लोग जाइए, हमें फैसला करने दीजिए क्योंकि रात हो गई है और वहाँ अहमदाबाद में जहाँ काउंटिंग रुकी हुई है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो रही है, आप जाइए। अब तो बड़ी मुश्किल में वो दोनों बड़े बड़े मंत्री लोग, दोनों साइड के मंत्री और एक्स मंत्री वापस गए। हम लोगों ने फिर वीडियो मंगाने के लिए किया, वीडियो वहाँ से आया, वीडियो खोलते ही दिख रहा है कि वो वैलिड दिखा रहा है। फैसला हो गया कि ये दोनों ब्रीच ऑफ सीक्रेसी ऑफ बैलेट इनवैलिड। तो 2 वोट इनवैलिड हो जाने से जो विनिंग मार्क है वो 43 हो गया, 45 से घट के 43 हो गया। 43 हो गया तो वो जीत गया अपोजिशन का कैंडिडेट। अब उस समय तक आप सोचिए, वीडियो हम लोगों ने थोड़ा सा बीच में टाइम मिला तो टीवी चैनल्स खोल के देखे तो NDTV, इंडिया टुडे टीवी, इंडिया टीवी, जी टीवी, सब में बहस हो रही थी और सब में ये कहा जा रहा था कि अपोजिशन कैंडिडेट का फेट जो है सील्ड है, ही हैज़ लॉस्ट, बिकॉज दोनों जो इस समय इलेक्शन कमिश्नर्स हैं दोनों इसी पार्टी के सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, तो वो तो बिल्कुल फैसला वही करेंगे कि जो सरकार के फेवर में है। ये बहस हो रही थी। सोचिए आप कितने कंस्टेंट्स में काम करते हैं कि सारी दुनिया में वो फैला रहे हैं कि आप तो बिल्कुल उसी सरकार के हिसाब से करेंगे। और जब फैसला हो गया कि इनवैलिड है वोट और रिजल्ट निकला रात में 2 बजे, तब 2 बजे जाके वो टीवी डिबेट्स शांत हुई। फिर उन्होंने कहने को कुछ बचा नहीं तो वाइंड अप कर लिया। क्या कहेंगे कि ऐसा हुआ। तो इस तरह की कठिन परिस्थितियां भी सामने आती हैं इलेक्शन में। ये मेरी जर्नी रही है। अभी मैं फ़िलहाल एक डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर NGO है, ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में काम करती है। इसका पार्ट टाइम ऑनररी चेयरमैन हूँ। तो मतलब जब भी बोर्ड मीटिंग होती है तो जाता हूँ, अटेंड करता हूँ, उनके सब निर्णय लेता हूँ और अच्छा काम कर रही है। अभी करीब 20 से 25 करोड़ रुपए हम लोगों को डोनेशन मिल जाता है, उससे हम काम करते हैं और हमारा उद्देश्य यह है पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली वाटर, उस पर काम करते हैं और बहुत अच्छा काम है। कभी भी आपको उस स्टेट में जाने का मौका मिले तो आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर, उनकी वेबसाइट भी है dscindia.org। सर मेरा प्रश्न ये है कि इलेक्शन के टाइम में जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनसे आपको किस प्रकार के दबाव का सामना करना पड़ता है? दबाव बेसिकली यही होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो तो ये सोचती है कि हमने इनको बनाया है तो ये हमारा फेवर करेंगे, तो कई तरह के फेवर के लिए बात करते हैं
और वो वाजिब भी सभी लोग करेंगे, क्योंकि अगर आपका कोई रिश्तेदार कहीं बैठा है तो आप अपने दोस्तों में कहते हैं अरे वो तो हमारे फूफा जी बैठे हैं, अभी करवा देंगे। तो जब आम आदमी भी ऐसे करता है तो वो भी करेंगे। लेकिन मैं प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उनके एक स्टेटमेंट को दोहराऊंगा। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इलेक्शन कमिश्नर्स डोंट कम फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से नहीं आते इलेक्शन कमिश्नर, ये उसी ब्यूरोक्रेसी से आते हैं जो सर्विस में रहते हुए अपने मास्टर्स, मिनिस्टर्स, सरकार, उनके हुक्म के अनुसार, उनके प्रोग्राम के अनुसार, उनके मैनिफेस्टो के अनुसार सब चीज़ पूरी मेहनत मशक्क़त के साथ डिलीवर करते हैं, विकास करते हैं, निर्णय करते हैं, सब काम करते हैं। और वही जब इलेक्शन कमीशन में आ जाते हैं तो वो सब अपने मास्टर्स को नाकों चने चबा के हर कानून का पालन करने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो ये स्वर्ग से नहीं आते, यही ब्यूरोक्रेसी है जो काम करने के समय दूसरा और इलेक्शन कमीशन में रहने के समय बिल्कुल अलग काम करते हैं। आपके चरणों में सादा प्रणाम करता हूँ। सर, आप जैसे महान व्यक्तित्व जो कि इलेक्शन कमीशन ऐसे गरिमापूर्ण पदों पर सुशोभित किए हैं आपने उनको, आप जैसे महान व्यक्तित्व हम लोगों के बीच में इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हमारा प्रश्न एक ये है कि हम जैसे बच्चे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं तो वहाँ पर यूपीएससी का माहौल काफ़ी इतना बहुत कम बच्चों में होता है, तो वहाँ पर ये दबाव होता है कि पहले अरे कोई पहले छोटा मोटा एग्जाम दे लो, इतना ज़्यादा मत पूरा करो, ऐसा सब काफ़ी ज़्यादा दबाव आता है। तो सर, इन सभी दबाव से कैसे अपने आप को बचाए रखें? और सर एक दूसरा प्रश्न ये है हमारा कि जैसे यूपीएससी में डिस्कशन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है सर, लेकिन सर ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्कशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वैसे तैयारी करने वाले बच्चे होते नहीं हैं, तो फिर इसका इस चुनौती का कोई सुझाव? उसको वो दबाव मत मानिए आप छोटे मोटे करने के लिए। आपने मेरा सुना है अभी कि असिस्टेंट ग्रेड एग्ज़ाम से लेके आईएएस तक की जर्नी, क्योंकि अगर किसी को सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचना है तो नीचे की सीढ़ी से जंप लगा के ऊपर छत पे पहुंचने की वो कोशिश करेगा तो बीच में कहीं ना कहीं टपकेगा, दांत भी टूटेंगे, हाथ पैर भी टूटेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेगा अपनी क्षमताओं का आकलन करते हुए कि एक सीढ़ी की मेरी क्षमता थी, चढ़ गया मैं, दूसरी चढ़ गया, तीसरी चढ़ गया, अगर वो वैसे करेगा तो वो अपना ही भला करेगा। इसलिए उनका जो दबाव है उसे दबाव मत मानिए, वो मानिए एक ये ज़मीनी अनुभव है जिसको वो आपको बता रहे हैं कि हवा में उड़ने वाले, सपने देखने वाले रेयरली सफल होते हैं, सब नहीं होते। एक आध हो सकता है कि सीधे वहीं आ जाए, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है, मेरे साथ कई थे जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया हॉस्टल में, उन्होंने कहा नहीं आईएएस से नीचे कहीं बैठना ही नहीं है। आप सोचिए उनमें से एक का भी आईएएस में नहीं हुआ, और जिसने बाबू के कंपटीशन से शुरू किया उसका आईएएस में हो गया। उनमें से एक टीचर बना सेंट्रल स्कूल में, एक बाद में 5 अटेम्प्ट के बाद यूपीपीएससी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बना, एक बैंक ऑफ इंडिया में पीओ बना। ऐसे वो बाद में बने, मतलब पहले उनका एक्सप्रेसिव था कि हम तो आईएएस में ही बैठेंगे, लेकिन बाद में उनको फिर दूसरी जगह नीचे नज़र करके जाना पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरा, डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम नहीं है, ये प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है। अकेले आपके अच्छा कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं, बाकी लोग कैसा कर रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, तब आपको अपना स्थान पता लगेगा। क्योंकि आपको इस दौड़ में 1000 के अंदर रहना है। यूपीएससी के जो भी कंपटीशन है जनरली 1000 वैकेंसीज़ हैं, तो 1000 के अंदर रहना है। वो तभी संभव है जब आपको मालूम पड़े कि दूसरे लोग कहाँ हैं, हमें कितना और तैयारी करनी है, कितना और पढ़ना है ना, तभी होगा। तो डिस्कशन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन गांव में रह के अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि महीने 2 महीने के लिए किसी बड़े सेंटर में अस्थायी रूप से किसी भी जगह ऐसे जहाँ पे के ऐसे कंपटीशन देने वाले बच्चे हों, इकट्ठे होते हों, जैसे ये है, ये जगह बहुत अच्छी है,
यहाँ आपको इतने लोगों से डिस्कशन करने के लिए मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। जैसे मेरे को हॉस्टल था, उस हॉस्टल में 150 बच्चे रहते थे और उनमें से करीब 70 बैठते थे कंपटीशन में, तो मेरे को उनसे डिस्कशन हो जाता था। जिसका सेंट्रल स्कूल में मैथ्स टीचर हुआ वो मुझे मैथ्स सिखा देता था, गलत करता था तो उसे ठीक कर देता था, वो सब होता रहता था। तो डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है, पीयर ग्रुप ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर दीजिए, आप ऐड करना चाहते हैं कर दीजिए। जैसे कि पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है, तो इस पर क्या सुधार किया जा सकता है? क्या हमको रोक सकते हैं क्या? ठीक है, देखिए चयन प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक ऑब्जर्वेशन दिया था, जब ये केस चल रहा था, जिस पे बाद में फैसला आया कि अब आप जो है या तो कानून बनाइए, क्योंकि संविधान में ही लिखा हुआ है कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाता तब तक गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव तरीके से चयन करके इनकी नियुक्ति करेगी राष्ट्रपति के माध्यम से, लेकिन कानून बनाना है और वो बना नहीं, 70-75 साल तक नहीं बना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अभी फैसला दिया था कि अगर आप कानून नहीं बनाते हो तो जो हम बना रहे हैं कमेटी, चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर, ये 3 की कमेटी ही चयन करेगी। उसके लिए गवर्नमेंट अभी बिल लाई थी कानून बनाने के लिए, लेकिन वो बिल विड्रॉ हो गया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था 2017 में इसी केस के दौरान, वो एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। यद्यपि संसद ने 70 साल होने पर भी कानून नहीं बनाया है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट सिलेक्शन के बारे में, तो भी हमें बहुत संतोष है कि अभी तक जितने इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बने हैं उन सभी ने पॉलिटिकली न्यूट्रल रहते हुए वेरी वेरी फेयर इलेक्शन डिलीवर किए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। ये सपोर्ट करता है अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी, जो अब नहीं रहे, उनके उस स्टेटमेंट को जो उन्होंने नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को होता है उसमें कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर्स डोंट कम फ्रॉम हेवन, दे कम फ्रॉम द सेम ब्यूरोक्रेसी which dances to the tune of the ministers and the government of the day when they are serving the government and they are serving under the government. As soon as they come to the election commission, they compel all these ministers to dance to the tune of election commission and election laws. क्रिमिनलाइजेशन का जो आपने बात की है, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको देखना होगा। इलेक्शन जो है पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का माध्यम है कि राज्य कौन करेगा, है ना। इसका पहले हल कैसे होता था क्या आपको मालूम है? पानीपत की पहली लड़ाई हुई, दूसरी लड़ाई हुई, तीसरी लड़ाई हुई, कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, वायलेंट इवेंट्स, लाखों मरना, इन सब से तय होता था कि राज्य कौन करेगा। इसको रिप्लेस किया है इलेक्शंस ने। तो उसके बाद इलेक्शंस क्या आराम से बिल्कुल ऐसे ही फूल हाथ में लेते हुए चलते फिरते हो जाएंगे? नहीं हो सकते, ये कल्पना करना ही व्यर्थ है। तो जब ये लोग जाते हैं, इलेक्शन करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, तो तरह तरह के फोर्सेस होते हैं, गुंडे बदमाश भी होते हैं, मवाली भी होते हैं, माफिया भी होते हैं। हर एक का इंटरेस्ट होता है कि किसी तरह से कुछ कर दो नेता के लिए, और जब ये मंत्री बनेगा तो फिर इससे हम अपना काम करा लेंगे। ये सब चीज़ें होती हैं। तो फर्जी केस भी दर्ज हो जाते हैं, कई तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। अब वो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है। कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि जिसको भी 2 साल की सजा हो चुकी है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर लड़ लिया, जीत लिया तो भी उसकी सीट चली जाएगी। और कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें 1 दिन की भी सजा हो जाए तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता और उसको हटना पड़ेगा। मॉरल टर्पिट्यूड, मॉलेस्टेशन एंड रेप, इस तरह के। और बाकी अपराधों में 2 साल की सजा में। तो कानून में स्पष्ट प्रावधान है
अगर क्रिमिनल कोई है तो उसको चुनाव लड़ने की छूट ही नहीं है। दूसरे, हमारे यहाँ की फिलॉसफी क्या है? एवरीवन इज इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। पूरा कानूनी प्रक्रिया के तहत जब तक ये सिद्ध नहीं होता कि उसने अपराध किया है, तब तक वो क्रिमिनल नहीं है। हम क्या बात कर रहे हैं? केस चल रहा है, रजिस्टर हुआ एफआईआर, हम कह रहे हैं क्रिमिनल है ये। एब्सर्ड। दिस इज मिलिटेटिंग अगेंस्ट आवर ओन फिलॉसफी दैट एवरीवन इज इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो इसलिए ऐसी क्रिमिनलिटी जिसका आप खुद इलाज नहीं कर पा रहे, 10-10 साल से आपके कोर्ट में केसेस हैं, क्या मजाक हो रहा है? फिर उन्हें क्रिमिनल कैसे कह सकते हैं? पता चला आपके बगल में जो बैठा है उसके खिलाफ एक आपने एफआईआर दर्ज करा दी, अब वो क्रिमिनल हो गया, वो आईएएस में भी नहीं बैठ सकता। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। वही चीज़ नेताओं के बारे में भी है, क्योंकि उनका माहौल अलग है। गुंडे मवाली इनके बीच में रह के इन्हें कैंपेन करना है, अपना जीतना है इलेक्शन, तो ये सब चीज़ें तो होंगी। फिर लोग षड्यंत्रकारी भी हैं, और अब तो और भी खतरनाक एआई, आप देखिए फेक वीडियोस, डीप फेक्स। कोई भी एक लिया उन्होंने किसी भी फिल्म का पोर्शन जिसमें कोई नॉन विलेन कुछ गलत कर रहा है, उसमें उस विलेन की जगह अपोनेंट को डाला और वो वीडियो वायरल कर दिया। उसका तो बेचारे का चरित्र हनन हो गया। जब तक आप पता करोगे कि किसने किया, किसने क्या किया, तब तक तो इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में क्रिमिनलिटी के बारे में हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पहली ज़रूरत तो ये है कि वर्षों तक पेंडिंग नहीं रहना चाहिए केसेस। फैसले करिए, जल्दी करिए। अगर फैसले में आ गया 2 साल की सज़ा या ऐसे क्राइम जो कम सज़ा में भी डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो क्रिमिनल है वो, उसे इलेक्शन नहीं लड़ने की पात्रता ही नहीं है, कानून में ही नहीं है। इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति बिना ट्रायल के क्रिमिनल टैग लगाया जाए उस पर। आप ये कहते हैं कि उस केसेस चल रहे हैं, वो डिक्लेयर करिए, ठीक है, अच्छा है। आम जनता को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आम जनता वही सोवरेन है और उसे मालूम है कि ये सब केस क्या है, फर्जी है। जेल में रहते हुए किसी भी आदमी को वो जिता देती है, क्योंकि उसे मालूम है। ईवीएम के बारे में भी उसे मालूम है। आम जनता हमारी सर्वे सर्वा है, उसको जागरूक करना है, उसे सशक्त करना है, वो सब निपटा देगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो अगर रैशनल बेसिस पे कर रही हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब रैशनल होते हैं, हमारी अपनी फिलॉसफी के विरुद्ध जाती हैं, तो वो सही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने 3 डायमेंशंस पर इतने खूबसूरत तरीके से और इतने डीप तरीके से, बहुत गहराई के साथ, बहुत व्यवहारिक स्तर पर प्रकाश डाला। एक चुनाव का, दूसरा सिविल सर्विस की आपकी यात्रा का, और तीसरा जो हमारे स्टूडेंट हैं वो कैसे तैयारी करें, और ख़ासकर जो चुनाव को लेकर के वर्तमान समस्याएं हैं उनका कैसे निराकरण हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये जो तीनों बातें जो आपने स्टूडेंट्स को बताई हैं, उनको अपने विषय की तैयारी करने में, तैयारी की योजना बनाने में डेफिनेटली बहुत अधिक सहायक होंगी। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा आप सबको, अपने स्टूडेंट्स को, कि जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए तो उस समय बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जिसका चेयरमैन आपको नियुक्त किया गया था, कि चुनाव वगैरह के समय में जो विज्ञापन वगैरह होते हैं उनके बारे में एक सिस्टम बनाया जाना है। तो उस कमेटी के भी चेयरमैन आप रहे हैं। एक बात ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैं ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, है ना, क्या दबाव पड़ता है। सर ने आपको बताया कि अगर आप अपराइट हैं और आपके अपने कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपके अपने दाढ़ी में कोई तिनका नहीं है, तो आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इसको पॉलिटिशियन बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। पॉलिटिशियंस को आप मूर्ख मत समझा कीजिए। दिग्विजय सिंह जी ने जब चीफ मिनिस्टर थे सर, तो ये कोई बताते थे मुझे कि वो जब आईपीएस एकेडमी जो आपके वहाँ अहमदाबाद में है, उन्होंने एक बात कही थी कि हम ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे ये काम कर दीजिए, और अगर ब्यूरोक्रेट्स मना कर देता है या कुछ इस तरह की बात करता है तो हम समझ जाते हैं
कि ये काम नहीं करेगा। बोले हमको तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे वोटर्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं, लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि नहीं ये काम नहीं करेगा तो फिर दोबारा हम उसके पास नहीं जाते और हम उसका सम्मान करते हैं। और इसके प्रतीक हैं हमारे सामने जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपको क्या लगता है कि आपको ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाएगा यदि आपकी उतनी हाई क्रेडिबिलिटी नहीं हुई तो? बिना हाई क्रेडिबिलिटी के ये चीज़ें नहीं होती हैं। और जहाँ तक मैं सर को जान सका हूँ, इनकी कोई पॉलिटिकल लॉबी नहीं है, कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं। सर मुझे लगता है कि मैं 100% सही हूँ। यहाँ कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं कि बिना कि ये इनके पीछे लगो और ये हमें बना देंगे, नॉट एट ऑल। अगर आप बना दीजिए तो ठीक है और आप नहीं बना दीजिए तब भी उतना ही ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कबीरदास होते हैं। तो आप इस तरह से रहिए, आपको कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर आपने अपने जो इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर एक अलग तरह का नैतिक साहस पैदा करेंगे। इसके लिए एक बार फिर से मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी की ओर से और अपनी ओर से आपके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय निकाल करके आए और आपने हम लोगों को इनलाइटेंड किया। और आपकी यहाँ की उपस्थिति को मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपके द्वारा मुझे दिया गया एक आशीर्वाद मानता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही हम लोग आज का सेशन अब यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत रुचि के साथ सुना, बहुत उत्साह दिखाया और बहुत अच्छे आप लोगों ने प्रश्न भी पूछे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। अब इसे समाप्त करते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।